हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई थिंक यू आर वेरी वेल एट योर होम और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑफलाइन तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आई स्टार्टेड टू टीच ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो जो अपन आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो है केस स्टडी के ऊपर। जैसे टॉपिक लिखा हुआ है केस स्टडी, चैप्टर नंबर 3 की है। एंड चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और कौन सी क्लास की केस स्टडी की बात करेंगे हम? 10th क्लास के अंदर जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम केस स्टडीज की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक पैटर्न चेंज किया था, जिसमें आपके पास एग्जाम्स के अंदर 4 केस स्टडीज आती हैं। एग्जाम्स के अंदर 4 केस स्टडीज आती हैं, ये आपको पता ही है। बाय डिफॉल्ट इस बार क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक एग्जाम्स नहीं हो पाए, तो इस बार आपने एग्जाम्स नहीं दिए तो आपके स्टडी भी सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम्स होंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट देयर विल बी 4 केस स्टडीज इन योर पेपर। ठीक है, तो आज हम जिस केस स्टडी की बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और जो केस स्टडी है उसका नाम क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी। ठीक है, आपके पास 4 स्टडीज आएंगी आपके एग्जाम में। ठीक है, वो कोई सी भी चैप्टर से हो सकती है। तो ये जो केस स्टडी है वो चैप्टर नंबर 3 की है, और इस केस स्टडी का नाम क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली केस स्टडी कहना क्या चाह रही है, मैं एक बार आपके सामने बोल देता हूँ। The Resident Welfare Association of Gokuldham Society decided to build 2 straight paths in their neighborhood park। मतलब जो गोकुलधाम सोसाइटी के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया उन्होंने? एक पार्क बनाया है, और उस पार्क के दोनों तरफ उन्होंने 2 पाथ डिजाइन किए हैं। और इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। देखो, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। फिर क्या बोला, और उन्होंने क्या किया, और इस पाथ पे उन्होंने क्या लगा दिए? प्लांट्स लगा दिए। उन्होंने इस पाथ पे क्या लगा दिए? प्लांट्स लगा दिए। आपको दिख रहा होगा मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या लगा दिए? प्लांट्स लगा दिए। फिर और उसमें से उन गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, जैसा कि एक इंसान है, उसका नाम क्या है? पोपटलाल। आपने देखा होगा, ये टेलीविजन शो है बेसिकली हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर गोकुलधाम सोसाइटी है, तो उससे बिलोंग करके एनसीईआरटी ने अपनी केस स्टडी बनाई है। ठीक है, तो उसमें से एक इंसान है, क्या है? पोपटलाल। उसने क्या बोला, उसने यहाँ पे एक अपना वो दिया। उसने क्या बोला कि जो ये दोनों पाथ हैं, जो बेसिकली मैंने पाथ बनाए हैं आपके सामने, इन पाथ की कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड कराई। ठीक है, इन ये जो पाथ बनाए, ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर क्या है? सेकंड है। ठीक है, और इन पाथ की उसने क्या बोला कि इनकी इक्वेशन में प्रोवाइड कराता हूं, जो कि इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या क्या है इक्वेशंस? इस पाथ की जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और इस पाथ की इक्वेशन क्या है? दैट इज माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। मैं एक बार ये क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ। क्या केस स्टडी है यहाँ पर? गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने क्या डिसाइड किया, वहां पर एक पार्क बना हुआ था। देखो आपके सामने लिखा हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी पार्क। इस पार्क के दोनों तरफ उन्होंने क्या प्रोवाइड कराए? 2 पाथ प्रोवाइड कराए। देखो, ये पाथ 1 जा रहा है, ये पाथ 2 जा रहा है। ठीक है, अब पाथ प्रोवाइड करा दिए, और उन्होंने ये बोला कि ये पाथ जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये पाथ जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। फिर वहां पे एक तारक मेहता आपने शो देखा है, उसके अंदर एक करेक्टर है दैट इज पोपटलाल। तो पोपटलाल ने क्या सोचा कि यार ये पाथ तो प्रोवाइड करा दिए, इसकी इक्वेशन भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसने क्या किया, इन दोनों पाथ की इक्वेशन भी प्रोवाइड करा दिया आपके सामने। ये इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड दैट इज माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो ये बेसिकली केस स्टडी है। ठीक है, ये पूरी केस स्टडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरा क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं स्पेस कम था तो मैंने क्या आपको डिक्टेट कर दिया है, बट मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी थी। अब इसके रिगार्डिंग हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसके अंदर? पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है वो देख लेते हैं। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, पहला जो मेरा न्यूमेरिकल है, जो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वो क्या बोल रहा है? मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, मैं एक बार इस चीज को रब कर देता हूँ, या आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये अभी अपने काम आएगा तो अपन तब लिख लेंगे। ठीक है ना,
अब देखो, अब मैं इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं, हम वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर क्या दिया हुआ देखते हैं, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, if the pair of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, then condition is, तो देखो जैसा कि चैप्टर का नाम पता ही आपको क्या है, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, पेयर मतलब एक और दूसरा मतलब ये, वेरिएबल आपको नजर आ ही रहे हैं आपका, एक वेरिएबल ये रहा और दूसरा वेरिएबल ये रहा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है उन बच्चों के लिए केस स्टडी है बेसिकली यहाँ पर। तो अब इसमें क्या बोला, if the pair of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has what, infinitely many solutions। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, infinitely many solutions, ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इस चैप्टर में आपने 30 के, आपने इस चैप्टर के अंदर 3 केस देखे होंगे। पहला केस क्या देखा था आपने, अगर मान लो हमारी इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये मेरी जनरल इक्वेशंस है, ये मेरी जनरल इक्वेशंस है। तो आपने 3 केस देखे होंगे। पहला केस क्या था, अगर मेरा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होंगे मेरे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे मेरे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं सिंगल सॉल्यूशन, या फिर मैं कह सकता हूं वन सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, एक आप केस आपने ये देखा होगा, सेकंड केस आपने ये देखा होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कितने मेरे सॉल्यूशन होंगे, दैट आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो थर्ड केस था, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पर, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा। और जो थर्ड केस था मेरा, वो थर्ड केस क्या था देखते हैं। और जो थर्ड केस था वो क्या था मेरा यहाँ पर, दैट इज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या था, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। ये आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो नो डाउट आपने चीजें पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर वन बाय वन, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinite many solutions then conditions is। तो इसके ऑप्शन दिए हुए थे, इसके ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए क्या है मेरा यहाँ पर, ऑप्शन ए दिया हुआ है a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये ए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ मेरे को यहाँ पर, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये ऑप्शन बी दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये आई थिंक आपने रब कर लिया होगा, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपने रब कर लिया है। बेसिकली हमको यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, हमको यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी लिख लिया, ऑप्शन सी लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ऑप्शन सी क्या है मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये ऑप्शन सी दिया हुआ है। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपके सामने देख लेते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज,
तो देखो मैंने अभी आपको 3 केस बताए थे। 3 केस में क्या बताया था, अगर मान लो मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वो क्या होगा मेरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बेसिकली हमको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर बच्चों, आंसर हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर, बी ऑप्शन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं तो इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस चीज को रब कर देता हूँ पूरा पूरा। आप कॉपी कर सकते हैं पोज करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ पेयर ऑफ लीनियर, इफ पेयर ऑफ lines are parallel, if pair of lines are parallel, then pair of linear equation is, then pair of linear equation is। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है हमको, इनकंसिस्टेंट, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है यहां पर आपको देख लेते हैं, कंसिस्टेंट, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है हमको बेसिकली यहां पर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और डी क्या दिया हुआ है, एज यूजुअल नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आपको क्या बताना है इसके अंदर कि अगर मेरी जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं, पेयर्स ऑफ लाइंस हैं, वो पैरेलल हैं। तो पैरेलल है इसका मतलब दो लाइनें ऐसे कुछ होंगी, पैरेलल मतलब क्या हो गया, दो लाइनें कुछ ऐसे होंगी। तो नो डाउट कॉमन सेंस से पता लग रहा है यहाँ पर हमको कि जब लाइंस पैरेलल्स होती हैं, जब लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मैंने आपको 3 केस बताए थे यहाँ पर। पहला केस क्या बताया था आपको, पहला केस बताया था मैंने आपको, क्या केस था मेरा यहाँ पर, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या बताया था, और इस चीज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, इस चीज को बोलते हैं हम क्या, कंसिस्टेंट। अगर मैंने बताया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, x और y की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जो थर्ड केस बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, दोनों लाइनें क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूं, ये देखो, इसमें क्या हो रहा होगा, दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सॉल्यूशन कैसा, यूनिक सॉल्यूशन है, दैट इज x, y, मतलब एक पॉइंट ही ऐसा होगा जिसपे मेरी दोनों लाइन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पर मेरे इनफिनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो दोनों लाइनें हैं, यहाँ पर जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होंगी। मान लो L1 ये है, L2 ये है, तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होंगी, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशंस भी क्या हो गए हमारे, बहुत सारे हो गए। और थर्ड केस क्या है मेरे यहाँ पर, थर्ड केस क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा हमारा, क्या इस केस में क्या होंगे हमारे, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होंगे हमारे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। इसका मतलब लाइनें कैसी होंगी बेटा, लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट केस हो जाएगा बेसिकली हमारा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। तो क्या बोला, इफ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। देखो इस केस में इस केस के अंदर मेरे सॉल्यूशन कैसे हैं, इस केस में कैसे सॉल्यूशन है मेरे यहाँ पर, देखो
ये बताया था मैंने आपको, यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये तो केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड वाला केस क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा केस हुआ यहाँ पर, थर्ड केस हुआ, दैट इज पैरेलल। तो आंसर क्या जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। तो आंसर क्या जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, दैट इज आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, आंसर जाएगा आपका ए। आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका ए आंसर हो जाएगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, और आपको अब ये केस भी समझ में आ गए होंगे कि मैंने क्या बताया। मैंने आपको ये केस 2 बार बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, अब मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन और देख लेता हूं यहाँ पर। देखो थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूं मैं क्या है, इसको रब कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और ये केस जो मैंने बताया है वो आपको मैं साइड में लिख दूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, लेट मी चेक वेदर द टू पाथ्स। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक WHETHER whether the two paths will cross each other or not, मतलब ये कहना चाह रहा है जो दो पाथ गोकुलधाम सोसाइटी के मैंने डायग्राम में बनाए थे, मैंने कुछ पाथ ऐसे बनाए थे आपके सामने, आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ ऐसे पाथ बनाए थे यहाँ पर, जैसे प्लांटेशन भी किया था मैंने, ये मैंने कुछ पौधे लगा रखे थे, आपने देखा होगा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्या ये पाथ एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, देख लेते हैं। अभी मैंने 3 केस डिस्कस किए थे, उन केस को वापस बता देता हूं मैं यहाँ पर आपको। पहला केस क्या था, अगर पहला केस था इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब एक पॉइंट पे मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अगर मेरा क्या बताया था मैंने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, तो क्या हो जाएगा मेरा, लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, L1 और L2। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये A1/A2 B1/B2 क्या है, कोफिशिएंट्स है किसके, हमारे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। और थर्ड केस क्या बताया मैंने कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, तो क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन। सो क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन। इसको यहाँ पर लिखे लाइन देते हैं अपन। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ पर पैरेलल लाइंस। तो मेरा पाथ की जो इक्वेशन थी वो क्या दी हुई थी, देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई थी x-3y इज इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन दी हुई थी। दूसरी क्या दी हुई थी यहाँ पर, -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो RHS वाला पार्ट है उसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर स्टेप 1 में करेंगे जो RHS वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3y -2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, -2x प्लस 6y -5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी मेरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनका रेशियो चेक करना है मुझे भाई। चेक तो ये रेशियो करना है इनका। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं A1 लिखता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन क्या थी यहाँ पर बेसिकली, x - 3y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, x - 3y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और -2x प्लस 6y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर A1 क्या है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है, A1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद B1 क्या होता है मेरा, आपको पता है B1 क्या है मेरा यहाँ पर, y का कोफिशिएंट दैट इज -3, और C1 क्या है बच्चों यहाँ पर, दैट इज -2। ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हो, आपको पता है ये चीजें कैसे कोफिशिएंट चूज करते हैं। यहाँ पर A2 क्या है बच्चों, दैट इज -2, ये मेरा A2 हो गया, देखो जो x का कोफिशिएंट है। और B2 क्या है बच्चों यहाँ पर मेरा, दैट इज 6, जो कि y का कोफिशिएंट है। और C2 क्या है बच्चों यहाँ पर, -5। C2 क्या है मेरा यहाँ पर, -5। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा केस यहाँ पर आ रहा है। तो देखो A1/A2, मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला पार्ट रख कर देता हूं यहाँ पर,
मैं ऊपर वाला पार्ट अब कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं तो अपन, मैं काम करता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, a1/a2 क्या है, देखो a1/a2 क्या है, 1/-2, ठीक है। b1/b2 क्या है बच्चों बताओ, b1/b2 क्या है, -3/6, और c1/c2 क्या है, दैट इज -2/5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि a1/a2 1/-2, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं फर्दर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 क्या है, -2/-5 था, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। तो यहाँ पर बेसिकली ये नहीं इक्वल किसके है, c1/c2। कौन सा केस बन रहा है बच्चों, थर्ड केस बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पाथ थे, जो मेरे दो पाथ थे, वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, वो क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पोपटलाल ने क्या बोल दिया था, इक्वेशन दे दी थी, और यहाँ के लोगों ने क्या बोल दिया था कि ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में ये नहीं मेंशन होता कि ये क्रॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे निकालेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस स्टडी में मेंशन था कि दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेसिकली मेरे यहाँ पर, कि ये क्रॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम इसके अंदर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। बेसिकली केस स्टडी में 5 क्वेश्चन आते हैं, हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसके अंदर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो करने ही है, मतलब 4 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पॉइंट्स lie on the line x minus 3y is equal to 2। x minus 3y is equal to 2। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि एक लाइन दी हुई है आपके सामने, एक लाइन दी हुई है आपके सामने, मान लो कोई भी लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, इसकी इक्वेशन दे दी x minus 3y is equal to 2। इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट। देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। केस स्टडी में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं। तो देखो बेटा, x minus 3y is equal to 2। देखते हैं, देखो अगर मान लो मैं x की वैल्यू, पहला केस x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 minus 3y is equal to 2, ठीक है। 1 2 इधर आ गया, दैट इज 3 इधर चला गया, 3y दैट इज -1 is equal to 3y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1/3। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसको रब कर देता हूं मैं इस वाली चीज को, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट और ले लेता हूं, एक पॉइंट और ले लेता हूं, दैट इज x is equal to 2। x is equal to 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पर। जब मैं इसे पुट करूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा 2 minus 3y is equal to 2, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 minus 2 is equal to 3y, 0 is equal to 3y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक पॉइंट ये हो गया, इसका मतलब ये क्या है 2,0। यहाँ पे क्या आ गया 1,1, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेता हूँ, थर्ड केस में x की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या 3 ले लेता हूँ, तो पुट करता हूँ, तो 3 minus 2y is equal to 2। ये 2 इधर आ जाएगा, दैट इज 3 minus 2 is equal to 2y, दैट इज 1 is equal to 2y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो बच्चों इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि आप इस यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो। x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1 होगा, नहीं। 2 होगा, नहीं। 3 होगा, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट मैनिंग, क्योंकि x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, y की वैल्यू नेक्स्ट चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। 5वां क्वेश्चन क्या है, आपको केस स्टडी में 4 क्वेश्चन ही करने हैं। हर केस स्टडी के अंदर 4 केस स्टडीज आएंगी, और 4 केस स्टडीज के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। हर केस स्टडी के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे।
मतलब एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे और आपको हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल 16 क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि केस स्टडी में आपको करने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, इफ द लाइन 2x plus 6y is equal to 5 intersect the x-axis then find its coordinate, then find its coordinate। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, आपको देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि कोई लाइन है, कोई भी लाइन दे रखी है, इसमें उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus 6y is equal to 5, ये इक्वेशन दे रखी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इसके अंदर। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर -2.5, 0 और क्या है 2.5, 0 और है यहाँ पर 0, 2.5 एंड ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर 0, -2.5, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई लाइन दी हुई है जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो मान लो ग्राफ बनाते हैं, सपोज करो ऐसे ग्राफ है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा वाई डैश, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स डैश, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर पॉइंट होंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये बोला है आपको क्या, कि अगर मान लो ये जो लाइन है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको उस पर्टिकुलर एक्सिस पर जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो एक्स एक्सिस पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। कैसे, देखो मान लो आपके सामने ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो जब मैं इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं वाई डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा हूं। जब मैं इस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मेरा वाई डायरेक्शन में तो मेरा मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, जब मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो इस केस में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, जब मैं वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन में जा नहीं रहा हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कब, जब मैं वाई डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, चाहे मैं वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूँ, चाहे मैं वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा हूँ। ऐसे एक्स डायरेक्शन में चाहे मैं इधर जा रहा हूँ, चाहे फिर मैं फिर इधर जा रहा हूँ। तो इस केस में अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से कट कर रही होगी, उस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमको इसके अंदर, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। दैट इज 6 × 0 इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 या फिर 2.5। इसका मतलब क्या हो गया, 2.5, 0। तो 2.5, 0 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है, मैंने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 पुट करी और मेरा यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग केस स्टडी एक्सप्लेन की है, दैट इज चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं हर चैप्टर की एक केस स्टडी आपके सामने क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो इस केस स्टडी के रिगार्डिंग, मैं इसका जो प्रॉपर आपके जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे केस स्टडी और अगर आपको और केस स्टडीज चाहिए तो यू कैन कॉल मी, आई विल प्रोवाइड माय नंबर ऑन दैट पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, इसमें मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ रहे हैं, जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो का चाहिए कि सर आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए घरों के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।